Hello everyone, welcome to CUET Civil Stat and warm welcome to today's class. So this is your class for CUET exam as well as 12th board. और आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो एट फर्स्ट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल. और अगर आपने इसके पहले प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो इस क्लास के बाद आपने वो सेशन भी देखने हैं. ओके एवरीवन, so I hope that I'm completely audible and visible to you, right? तो चलिए एवरीवन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है? तो एवरीवन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो टाइप ऑफ सेल पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे जो हम पहले क्लासेस में पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था दैट कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है? तो या तो हम केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे, ठीक है? तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे और रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे. तो एवरीवन ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है? यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके थ्रू यहाँ पे लाइट जनरेट हो रही है. इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहे हैं थ्रू दी एनोड टू दी कैथोड. और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है जो कि इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, आयंस के माइग्रेशन को पूरा करता है, ठीक है? तो ये आपका मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया है सो दैट आपको आइडिया हो जाए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं. अगर हम बात करते हैं दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा चल रहा है, तो एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है एवरीवन? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? इट डजंट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. ये क्या है, जैसे एग्जांपल हो गए हमारे कुछ इलेक्ट्रोड जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, ठीक है? ये सब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोड है जो कि इनर्ट है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते कैथोड और एनोड की रिएक्शन में. तो आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड लिया है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और बच्चों ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कैथोड और एनोड दोनों हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के बनाए हुए हैं. तो ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे जहां पर की रिएक्शन होगी, एक सरफेस जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और जहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम एनोड के लिए रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. दूसरा होता है एवरीवन हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड. एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, ठीक है? और आपने उसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोड रख दिया. अब ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है बच्चों ये खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड का. जैसे कि कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया, ये दोनों के दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द aqueous copper sulfate, electrolysis of the aqueous copper sulfate using copper electrode, ठीक है? तो कॉपर बीइंग द सेम एलिमेंट एज द आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है. ये क्या करेगा? एनोड विल टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन टू रिप्लेनिश द कॉपर आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होते हैं दो टाइप के इलेक्ट्रोड. चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल पढ़ते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्वस NaCl विद Ag एज कैथोड. यहाँ पर हम
Ag यानी कि सिल्वर का जो है उसको एज ए इलेक्ट्रोड हम लोग ले रहे हैं, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और आप किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो बच्चों? एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl का मतलब होता है उसके अंदर Na+ आयन भी प्रेजेंट है, ठीक है, Na+ आयन भी प्रेजेंट है, Cl- आयन भी प्रेजेंट है। क्योंकि वो एक्वस है तो एक्वस मतलब वाटर, H+ OH-, तो NaCl+ है, Cl- है, H+ है, OH- है, ये सारे आयन इसमें प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम कि इलेक्ट्रोलाइसिस का आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या डिपोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे। तो एवरीवन, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया सिल्वर, और सिल्वर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ठीक है, तो एनोड पे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज, एनोड पे Cl और OH। होना तो यही था कि एनोड हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन उसके पास जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिल्वर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये पार्टिसिपेट करता है और एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है, तो Ag+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट होता है। कैथोड पे क्या होगा? Na+, ये सब जाने चाहिए, लेकिन चूंकि सिल्वर यहाँ पे खुद ही एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये यहाँ पर रिड्यूस भी हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसका, रिडक्शन भी हो रहा है इसका। तो ओवरऑल जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमें इलेक्ट्रोड का ही मिल रहा है, सिल्वर, ठीक है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl क्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl, तो एवरीवन ध्यान से देखिए, मोल्टन NaCl का क्या मतलब है? यानी उसके अंदर वाटर नहीं है, इट्स नॉट एक्वस, इसमें सिर्फ आयन प्रेजेंट है, किसके? Na+ और Cl-। तो दो टाइप के आयन हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, एक तो है Na+ और एक है Cl-। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एक सेल बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट किया, तो एनोड का चार्ज हो गया पॉजिटिव साइन, इसके जो साइन है वो है पॉजिटिव। एनोड कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो एवरीवन, जो यहाँ पे हमारे कैथोड और एनोड का चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज आयन क्या करते हैं? मूव करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन है बच्चों? Na+ आयन है और Cl- आयन है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें सबसे पहले एनोड की, क्योंकि हम सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखते हैं, हमने मैंने आपको रूल बताए थे, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलवेज राइट एट फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि एनोड हमारा किस पॉजिटिव साइन है, इस पे Cl- आएगा, तो Cl- आया और इसने क्या किया यहाँ पर, Cl2 गैस, 2 Cl-, Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रिलीज किए। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे बच्चों, एट कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। अब जब रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कैथोड का साइन है हमारा नेगेटिव, अब नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर कौन आएंगे? पॉजिटिव आयन, यानी Na+ आयन मूव टुवर्ड्स दी कैथोड, तो ये आया Na+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर रिड्यूस होगा सोडियम सॉलिड में, ठीक है, मेटल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन चलती है। तो एनोड पर तो हमको क्लोरीन गैस मिली और कैथोड पर हमको सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा मिल रहा है। क्लियर? हाँ जी, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। नाउ वो था हमारा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कि वाटर के आयंस नहीं है, H+ OH- नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो एवरीवन, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं H2O भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl विद प्लैटिनम
इलेक्ट्रोड, यानी कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर लेंगे तो क्या होगा। ओके अब देखिए एक बात और ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो डाइल्यूट या एक्वस, यानी आपको डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है या आपको एक्वस इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी लिखकर नहीं दिया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मानते हैं। अब हमें लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है। ठीक है, तो एवरीवन जब हम एक्वस की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में कन्वर्ट होगा, तो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, और चूंकि एक्वस है तो H2O भी H+OH- में कन्वर्ट होगा। मतलब हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया। अब इस बीकर में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 4 टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट है, और वो 4 टाइप के आयन कौन से हैं, एक तो है Na+, एक है Cl-, एक है H+, एक है OH-। तो ये 4 टाइप के आयन हमारे प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एवरीवन चलिए सबसे पहले देखते हैं एनोड। एनोड पे हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड खुद एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, राइट। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, खुद रिएक्शन नहीं कर रहा। तो एवरीवन इसके ऊपर खुद पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। नेगेटिव चार्ज कौन है, Cl- है, HOH- है, तो ये दोनों मूव करके कहाँ जा रहे हैं, एनोड पर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर किसकी, कैथोड की। कैथोड एक नेगेटिव चार्ज, कैथोड एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो एवरीवन यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आयन्स मूव करके कैथोड पर जा रहे हैं। अब अगर एक सिंगल आयन होता पॉजिटिव या नेगेटिव तो कंपटीशन ही नहीं था, तो जो आयन जा रहा है वही वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर दो दो है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आयन जाके वहां पे रिएक्शन कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम कि पॉजिटिव में से Cl- जाके क्लोरीन गैस बनाएगा, OH- जाके ऑक्सीजन गैस बनाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो एवरीवन इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि क्या यूज करते हैं यहाँ पे, प्रिफर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या यूज करते हैं, प्रिफर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो क्या है, प्रिफर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं और कैथोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एनोड है इसके पास आ रहा है Cl- और OH-। इन दोनों आयन में से किस आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो आपको एक सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की एवरीवन बढ़ती हुई वैल्यू है। तो Cl- का रिडक्शन पोटेंशियल, Cn- का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है OH- से। इसका मतलब है ना, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH- का रिडक्शन पोटेंशियल Cl- से ज्यादा है। इसका मतलब OH- का रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो Cl- की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। इन दोनों में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। दोनों ऑपोजिट होते हैं, पता है ना। तो दैट मीन्स Cl- जो है ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एवरीवन बताइए। यहाँ पे क्या होगा, ये पहुंचेगा एनोड पे पहले, तो ये 2Cl- कन्वर्ट इनटू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Cl2 गैस हमको पहले मिल जाएगी। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। ओके, इधर देखो कैथोड में यहाँ पे भी दो आयन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे H+ और Na+, H+ और Na+। तो अब इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा, यहाँ तो रिडक्शन कराना है, अब देखना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है,
कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से रिड्यूस हो जाता है वो वहां जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी सीरीज में देखो बच्चों, लिथियम, सोडियम, फिर हाइड्रोजन काफी नीचे है, यानी सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में ज्यादा है। ज्यादा तो हाइड्रोजन का है, नीचे जाओ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन की यहाँ पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू Na। तो दैट मीन्स यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा टू H2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगा, ये हमारी क्लोरीन गैस एनोड पे बनेगी। समझ में आया? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एनोड, एनोड पे बन रही है Cl2 गैस, ये है हमारा कैथोड प्लैटिनम का, और इस पे बन रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। आई होप दैट आपको अभी क्लियर हो गया है, और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहां से आपके डाउट को एड्रेस कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द डाइल्यूट एक्वस NaCl। अब देखो एक नया केस है, दैट इज हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं डाइल्यूट पे। यानी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है लेकिन डाइल्यूट दिया है। डाइल्यूट का मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एवरीवन, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आप डाइल्यूट एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि कितने टाइप्स ऑफ आयन वहां बनेंगे। तो NaCl को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, H2O को करेंगे तो H प्लस OH माइनस। ये तो हो गए, हमें 4 टाइप के आयन्स मिल गए। नाउ ions present in the large quantity will get oxidized or reduced, very important point। यानी कि ऐसे आयन जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का काम करेंगे। देखो आप जानते हो एनोड है तो इस पे नेगेटिव आयन भागेंगे, कैथोड है तो उसके पास पॉजिटिव आयन भागेंगे, लेकिन जिसकी क्वांटिटी ही में ही इतनी ज्यादा है वही आयन पहले जाके वहां पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो एवरीवन, यहाँ पर डाइल्यूट का मतलब आप समझ रहे हो कि H2O की कंसंट्रेशन वेरी मच ग्रेटर देन NaCl, यानी इसके आयन कौन होते हैं, H प्लस OH माइनस। अब ये दोनों लेंगे, दे विल टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस होती है। तो देखो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, OH माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाला, OH में कन्वर्ट, 2 OH मिलकर H2O प्लस ऑक्सीजन। इसी तरीके से और OH माइनस आएगा, 2 OH मिलेंगे और हमें एक ऑक्सीजन और मिलेगी, तो हमें मिलेगा O2, यानी ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो यहाँ पे 4 OH माइनस हमारे यूज हुए और जिनसे हमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिली है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस के मिलने के लिए 4 OH माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कैथोड पे क्या होगा? अब हम जानते हैं कैथोड पर भी क्या होगा, Na तो आएगा नहीं, कौन आएगा, H प्लस। क्यों? क्योंकि H प्लस यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए रिएक्शन में वो ही पार्ट ले रहा है। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, आप जानते हैं। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू H2। ये बच्चों इसकी नेट रिएक्शन है, 2H2O कन्वर्टिंग टू H2 प्लस O2, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एवरीवन, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी यहाँ पर इसी टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, है ना, 2 आयन मिल रहे हैं, कैटायन और एनायन। लेकिन अगर हम बात करेंगे डाइल्यूट की तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस आयन ही और OH माइनस आयन ही पार्ट करेंगे।
तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कैथोड पर हमें मिल रही हाइड्रोजन गैस, एनोड पे हमें मिल रही है ऑक्सीजन गैस। दीज आर दी प्रोडक्ट। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब आप देखो ध्यान से, कॉपर इलेक्ट्रोड बच्चों, इसका मतलब ये एक कौन सा इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है इट मींस क्या होगा, इट मींस मैम एनोड और कैथोड दोनों पे कॉपर ही आएगा। तो अगर हम एनोड की बात करते हैं, अगर हम जस्ट अ मिनट, अगर हम एनोड की बात करते हैं तो कॉपर ने कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है। फिर कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद हम कैथोड पे देखते हैं तो वही Cu2+2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने मेटलर्जी का नाम सुना है, आपने देखा होगा, उसमें हम मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम इम्प्योर से प्योर बनाते हैं। तो एवरीवन, कॉपर की जो प्योर मेटल होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्योर किया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और ये प्योर कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रोड और यहाँ पे है इम्प्योर। अब इस इम्प्योर में से कॉपर निकल के यहाँ पर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और इम्प्योरिटी जो है यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, एनोड मड जिसे बोला जाता है। इम्प्योरिटी जो इकट्ठी हो जाती है उसे हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, और सारा का सारा प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो एवरीवन, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, यानी कुछ अमाउंट, द मास ऑफ द कंपाउंड हमें डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। उसी से रिलेटेड फैराडे ने लॉ दिया। उन्होंने बोला दैट माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने बोला माइकल फैराडे ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च इन्वेस्टिगेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसको मेथड को क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। He found that the during electrolysis के दौरान the quantities of substance liberated at electrode, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हमारा क्वांटिटी इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हुआ। ठीक है, तो एक तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या लिबरेट हो रहा है, तो अगर हमने बोला ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड, तो एनोड पर गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस बनी, Cl2 गैस बनी, ठीक है, H2 गैस बनी। ये हमारा कैथोड है, इस पर क्या बन रहा है, इस पर मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या हो रहे हैं, मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं, सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ, कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ। तो ये जितने भी प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बोला कि ये डिपेंड करते हैं अपॉन दी 3 फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। क्या फैक्टर है बच्चों, सबसे पहला द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास। आपने इनको जो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो करंट आप पास कर रहे हो उस पर हमारा डिपेंड करेगा सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ द करंट पास यानी कि आई, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पासिंग द करंट एट द यूनिफॉर्म रेट, यानी आप एक यूनिफॉर्म रेट यानी कि सेम रेट पर कितनी देर तक आपने करंट पास किया, यानी टाइम पे डिपेंड करता है। द चार्ज ऑन द आयन्स बीइंग डिपॉजिटेड, और वो आयन जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं उन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है, यानी अगर सपोज Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है, इस पे 2+ चार्ज है। एल्यूमिनियम अगर यहाँ पे Ag सिल्वर डिपॉजिट हुआ उस पे +1 चार्ज है। तो जो चार्ज है वो भी उस पे भी डिपेंड करता है क्या, मास का डिपोजिशन। तो पहला जो लॉ आया था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि फैराडे ने दिया था, और उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोला था, दैट द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड, द मास of an element liberated on electrode during electrolysis
Electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity. कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसके वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू q. q क्या है बच्चों, यहाँ पे q है द क्वांटिटी ऑफ द करंट, द क्वांटिटी ऑफ द करंट, उसे हम क्या बोल रहे हैं, q. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बोलूं q क्या है एवरीवन, q बराबर चार्ज, ये क्या है चार्ज, ये बराबर होता है I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम, कितने टाइम तक कोई करंट पास हुआ है, दैट इज Q. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M, हम यहाँ पे लिखेंगे M प्रोपोर्शनल टू Q. तो M इज इक्वल्स टू, अब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपको इक्वल यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वी कॉल दैट V इंटू Q. और Q बराबर होता है बच्चों IT, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी, यानी दैट इज द आवर फॉर्मूला. ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, V इंटू आई इंटू टी. ये V जो है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, ठीक है, देखो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और क्या होता है, हमें यहाँ पर इस तरीके से मेटल डिपॉजिट हमको मिल जाता है. ओके, तो जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे आपको उतना ज्यादा ही मेटल यहाँ पे डिपॉजिट मिलेगा. देखो ये पहले सिंपल था, ठीक है, ये एनोड ये कैथोड हमारा बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं. अगर हमने इसको करंट दिया 5 सेकंड तक तो ये इतना डिपॉजिट हुआ है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ. फिर हम दूसरा करंट देख रहे हैं तो उसके अंदर आप देखोगे ज्यादा डिपॉजिट आपको दिख रहा है, यानी कि जो I1 है दैट इज ग्रेटर देन I, सेकेंड वाला ज्यादा है, इसलिए मेटल भी ज्यादा डिपॉजिट हमको दिखाई दे रहा है. दोबारा देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें डिपॉजिट देखा आपने. अब जब हमने ज्यादा करंट दिया तो देखो डिपॉजिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है ना. तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने ज्यादा करंट पास दिया है. तो जो मेटल डिपॉजिट होता है, जो मास ऑफ द सब्सटेंस दैट गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द करंट प्रोवाइडेड, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट है एवरीवन, यहाँ पे देखिए जो Z है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस Z, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन F. E है इक्विवेलेंट वेट, F है चार्ज ऑन दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम 1 फेराडे कहते हैं, जो 96500 कूलाम के बराबर होता है. ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z. नाउ यहां पर जो हमारा Z है ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट, उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिट व्हेन 1 फेराडे, यहाँ पे चल रहा है 1 फेराडे, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट. ओके, नाउ दैट इज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम और इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, ये कैसे हुआ मैम, देखो यहाँ पे क्या था, M बराबर था Z इंटू आई इंटू टी. तो अगर हम बोले कि यहाँ पर हम 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करा रहे हैं 1 टाइम ऑफ सेकेंड में, तो जितना मास डिपॉजिट हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा, है ना. इसीलिए कहते हैं व्हेन यहाँ पर आपने 1 एम्पियर 1 टाइम सेकेंड दे दिया, देन M इज बिकम इक्वल्स टू Z. यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. ओके, तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है एवरीवन, ये आपको सॉल्व करके लाना है. फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट जो हमारा रूल है उसके ऊपर बेस्ड है. ओके, फर्स्ट जो रूल है उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको करना है. नेक्स्ट है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस.
तो एवरीवन, अगर हम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो वो क्या है, ध्यान से देखिए। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, अगेन हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं, यानी m, the mass of substance deposit at any electrode on passing a certain amount of charge is directly proportional to its chemical equivalent weight, यानी कि ये मास जो है that is directly proportional to chemical equivalent weight। ये है हमारा सेकंड लॉ। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, when the same quantity of electricity is passed, when the same amount of electricity is passed through several electrolyte solution, the mass of the substance deposit is proportional to their respective chemical equivalent weight। ओके, चलो अब इसे मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2-3 सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं। हम बच्चों इनको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इनको दे रहे हैं। तो सेम अमाउंट अगर हम इनको दे रहे हैं, दैट मीन्स जो मास है of 1 solution, mass of 2 solution and mass of 3 solution, they are equals to the equivalent weight of the first solution, equivalent weight of the second, equivalent weight of the third। इस तरीके से ये आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। क्लियर, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं m1 रेशो m2 बराबर है E1 रेशो E2, यानी m1 अपॉन m2 बराबर E1 अपॉन E2। ये तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हैं, जो लिबरेट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, और ये है उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लॉ। इसको देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको अगर हम सेकंड लॉ को डिराइव करना चाहें तो हम इसे फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग m बराबर z इंटू क्यू होता है। ठीक है, z का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन एफ इंटू क्यू, मास। तो अगर हम बोले कि वैन यहाँ पे जो चार्ज है ये तो सेम है, ये तो सेम है ना बच्चों, और फैराडे इसकी वैल्यू भी सेम होती है 96500, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू m इज प्रोपोर्शनल टू E आ गया, दैट इज इक्विवेलेंट वेट आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, राइट। तो जो सेकंड लॉ है फर्स्ट लॉ से डिराइव किया गया है। फर्स्ट लॉ बात करता है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है जितना अमाउंट ऑफ आप उसे करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। दूसरा लॉ बोलता है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ओके ओके एवरीवन, आई होप दैट आपको क्लियर हो गया है। सो दैट इज द अनदर एक्सप्रेशन टू राइट ऑफ दिस लॉ। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी R। व्हाट इज रेजिस्टेंस, अगर कहीं पे किसी वायर में कोई करंट पास हो रहा है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस उसको दिया जाता है, सो दैट उसका जो करंट पास हो रहा है वो अपने लिमिटेशन में रहे, कहीं पे स्पार्क ना हो जाए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, यानी A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ, R इज द रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ देखिए ये इस तरीके से करंट पास हो रहा है, वोल्टेज जब हमने दिया, फिर आपको दिख रहा होगा ये जो चीज है ये रजिस्टर हम लगा रहे हैं। रजिस्टर मतलब जो कि रेजिस्टेंस को शो करते हैं वो हम इसके रास्ते में लगा देते हैं ताकि यहाँ पे जो कंटिन्यू इनका मोशन है वो सही ढंग से बना रहे, है ना, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की स्पार्क यहाँ पे ना हो। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एवरीवन, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रो। ये जो रो होता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ये एक हमको L मिल जाता है, ये R का फॉर्मूला है, और रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, रो बराबर R इंटू A अपॉन L। यहाँ से हम ये भी बना सकते हैं। और ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूलाज में काम आने वाले। ओके, तो देखो यहाँ से इस तरीके से हमारे रजिस्टर जो है वो हम यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब है रजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। रो का फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर हम जानते हैं रो एल अपॉन ए होता है, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। ये हो गया हमारा इसका। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, तो ओम से हम यहाँ पे ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रेसिप्रोकल ऑफ इस रेजिस्टेंस, यानी कि जितना रेजिस्टेंस है किसी भी सिस्टम में, उसका ऑपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस। ठीक है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ही कम कंडक्टेंस होगी, जितना ज्यादा कंडक्टेंस है उतना कम रेजिस्टेंस होगा, यानी C इज बराबर 1 अपॉन R। ये है हमारी कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसको हम साइमन भी, इसकी यूनिट साइमन भी होती है, और इसकी यूनिट होती है मो, MHO मो। नेक्स्ट, resistance of any uniform conductor varies directly at its length and inversely to the cross section area. ओके, तो ये तो हमें पता ही है, R बराबर होता है रो L अपॉन A। ओके, ये जो L अपॉन A है ना बच्चों, इसको अलग से हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, यानी ये जो L अपॉन A है इसकी वैल्यू को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, ये क्या होता है एवरीवन, जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस है और फिर उसका आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस तरीके से कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस के बाद आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो ये कप्पा है ये प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। जैसे कंडक्टेंस होती है 1 अपॉन R, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, इसी तरीके से कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, इसकी जो यूनिट है दैट इज, इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट इज, यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन इनवर्स। साइमन इनवर्स मान लो, क्योंकि इसकी साइमन है तो ये हो जाएगी साइमन इनवर्स। ठीक है, नाउ फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो एवरीवन, ये एक सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो 1 मीटर क्यूब का एरिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उस एरिया की जो कंडक्टेंस है उसी को हम कप्पा कहते हैं, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, तो यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर CGS में इसकी यूनिट आती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, SI में आती है साइमन इनवर्स। ठीक है, दीज आर दी यूनिट। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। तो एवरीवन, कंडक्टेंस की 2 टाइप के होते हैं, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसको फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन सेकंड। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैंने पहले दे दिया है, ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट सेशन में हम पहले होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल जो नेक्स्ट वाला हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम मोलर कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और
डाइल्यूशन का उन पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या बचा हुआ है अभी हमारे पास, बचा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कोलराउश लॉ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दी कंडक्टिविटी। उसके साथ में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कोलराउश लॉ भी पढ़ना है। यानी नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो हम उसमें सीयूईटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि जो सीयूईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डू लाइक द सेशन और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।